हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सेफ नीतू। आज जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। अगर आप बीए कर रहे हो, बीए के 6th सेमेस्टर में ये टॉपिक दिया गया है। सोशियोलॉजी का जो हमारा पॉलिटिकल का सिलेबस है उसमें ये टॉपिक आया हुआ है और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जिसको हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका आधा जो पोर्शन है मैं इस वीडियो में कवर करवाऊंगी और आधा जो पार्ट कराया जाएगा चैप्टर का, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, इस टॉपिक से संबंधित मैं इस वीडियो में आपको पहले तो इसका मीनिंग समझाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो इसका मीनिंग समझाना जरूरी है। तो इसका मीनिंग करेंगे और दूसरी चीज जो हम करेंगे वो है हमारे इसके कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, कुछ मुख्य विचार है इस टॉपिक से संबंधित। उन सारे पॉइंट्सों को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होता क्या है, इसको बनाने की मांग किसने की थी और क्यों की थी, यानी डिमांड जो की थी इसको बनाने की किसने की थी और क्यों की थी। ऐसे कौन से रीजन थे जिनकी वजह से इसको बनाने की जरूरत जो है आन पड़ी या जरूरत पड़ी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो अविकसित देश होते हैं, जो हमारे अनडेवलप्ड कंट्रीज थी, उन्होंने इस जो हमारा है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इसको बनाने की मांग की थी। और इसके पीछे रीजन ये था, उनका कहना था कि जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो हमारी आर्थिक व्यवस्था चल रही है, ठीक है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अराजकतावादी है, वो शोषणकारी है, ठीक है। और क्या है, सबसे बात है कि वो शोषणकारी है और अन्यायपूर्ण है। क्यों है, क्यों क्या करती है, क्योंकि ये जो हमारी प्रेजेंट टाइम में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था चल रही है, बनी हुई है, ये सिर्फ जो विकसित देश हैं, जो डेवलप कंट्रीज है, उनकी जरूरतों को ही पूरा करने के लिए काम करती है, उनके हितों के लिए ही काम करती है। जो अविकसित कंट्रीज हैं, जो अविकसित देश हैं, जिनको मदद की जरूरत है, उनकी और उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जबकि जो देश पहले से डेवलप हो चुके हैं, जिनको मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें उनके पास मौजूद है, फिर भी वो सिर्फ उन्हीं विकसित या डेवलप जो कंट्रीज होती है उन्हीं के लिए काम करते हैं। इसलिए अविकसित देशों ने डिमांड की, उन्होंने मांग की कि कुछ ऐसी नई इकोनॉमिक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है बनाया जाना चाहिए, ताकि वो कुछ ऐसे नियम बनाए, कुछ ऐसे कानून बनाए जो उनके लिए काम करे, ठीक है। उन्होंने ऐसे करके उन्होंने मांग रखी थी। तो उन्होंने बोला समानता में अंतर्निर्भरता, ऐसी चीजों में वो विश्वास रखें, उनका सपोर्ट करें, ताकि जो अनडेवलप कंट्रीज हैं वो अपना विकास कर सकें। तो याद रखिएगा कि जो हमारी अनडेवलप कंट्रीज थी, उन्होंने मांग रखी थी कि हमको कुछ ऐसी एक व्यवस्था बनाई जाए ताकि वो हमारे विकास के लिए भी काम करे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सारा हमारा एक मीनिंग है। इसको डिमांड किसने की, किस लिए की, ये सब हमारा मीनिंग में ही आता है। अब हम जो दूसरी टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो सारी चीजें मैं आपको लिखित रूप में यहाँ नहीं दिखा सकती हूँ और न ही सारी चीजें लिख सकती हूँ, क्योंकि बोलने और लिखने में बहुत फर्क होता है। तो मैं आपको सिर्फ समझा सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सारी चीजें लिखना तो पॉसिबल नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए तो मैं जो समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, तभी आपको टॉपिक जो है अच्छे से कवर हो पाएगा, ठीक है। अब हम जो दूसरी चीज शुरू करने वाले हैं वो ये है कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है, या एक तरफ से आप ये भी कह सकते हो कि अविकसित देशों ने क्या क्या अपनी मांगे रखी हैं कि इसमें क्या क्या चीजों को ऐड किया जाए जो कि उनके भले के लिए काम करे या उनके डेवलपमेंट के लिए काम करे, ठीक है। तो सबसे पहला जो उन्होंने डिमांड रखी थी, जो जिसको इसमें शामिल करना था, हाँ, आपको एक बात और याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा हुई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा हुई थी मई 1974 में, 1974 में हुई थी। वहां पे एक विशेष अधिवेशन हुआ था और उस विशेष अधिवेशन में जो है वो नई न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में कुछ उन्होंने बातें रखी थी, कुछ सिद्धांतों को रखा था, कुछ विचारों को रखा था। अब उन्हीं विचारों को ही मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। पहली जो उन्होंने डिमांड की थी वो ये था हमारा वर्तमान आर्थिक संबंध। वर्तमान आर्थिक संबंधों की पुनः स्थापना। देखिए
देखिए, वर्तमान आर्थिक संबंधों की पुनः स्थापना की उन्होंने सबसे पहले जो डिमांड रखी थी वो यही रखी थी। तो याद रखिएगा कि जो हमारे अविकसित देश थे उन्होंने कहा कि जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है वो क्या है, हमारे शोषणकारी है, अन्यायपूर्ण है, क्योंकि वो सिर्फ विकसित देशों के लिए ही काम करती है। तो इसलिए उन्होंने डिमांड की थी कि जो हमारे कुछ जो नए हमारे वर्तमान आर्थिक संबंध चल रहे हैं उनमें थोड़ा सा चेंज किया जाए, ताकि हमारे साथ भी दूसरे देश जो है वो इकोनॉमिक जो रिलेशन होते हैं उनको स्थापित करें, क्योंकि जो अविकसित देश होते हैं वो गरीब होते हैं। ठीक है, आपको पता है जिनके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है तो गरीब ही समझो, सब कुछ उनके पास नहीं है, तो कोई दूसरा देश उनसे रिलेशन भी नहीं बनाता है। आज भारत अमेरिका के साथ संबंध बना रहा है तो उसके पीछे क्या है, इसके पीछे रीजन तो यही है ना, क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज है, उसके पास सब कुछ है, पैसा है, साधन है, प्राकृतिक साधन है, सब कुछ मौजूद है। आप भी केवल उन्हीं लोगों से दोस्ती बनाने की कोशिश करोगे जो अच्छी खासी पोजीशन में है। देखो, मैं फॉर्मल हमारी दोस्ती की बात नहीं कर रही हूँ, देशों की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उसी वजह से उनको जो हमारे अविकसित देश थे उनको महसूस होने लगा कि हम डेवलप नहीं है तो दूसरे देश हमसे कोई रिलेशन ही नहीं बनाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने बोला कि एक नई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाए ताकि वह उसमें जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनेगी वो समानता को सपोर्ट करे, अंतर्निर्भरता को सपोर्ट करे, और पारस्परिक जो फायदा होता है, जो लाभ होता है उसको भी सपोर्ट करे, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति और जो आय है उसमें सभी की समान रूप से भागीदारी हो सके, सभी को समान रूप से जो सैलरी है, ठीक है, उसको सबको जो आय है सब में बराबर रूप से बांटी जा सके। ठीक है, इस प्रकार से वो भी अपना विकास कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला, पहली मांग तो उन्होंने यही कही कि इसमें चेंज कर दो भाई। ठीक है, दूसरी जो उन्होंने बात कही थी, ठीक है, याद रखिएगा, दूसरी बात उन्होंने की थी पर्यावरण को लेकर। हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण को लेकर भी हमारे अविकसित देशों ने मांग की थी। देखिए, आपको पता है हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारे देश पाए जाते हैं। आज चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर देश को पर्यावरण की जो समस्या है उससे तो जूझना पड़ ही रहा है। कितनी सारी चीजें हैं। ओजोन परत जो हमारी पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, अब वो उसमें छेद होने लगे हैं, जिससे क्या है कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी सीधे धरती पर पड़ने लगी है, और जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। तो वो चीज हमारी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ती जा रही है कि मनुष्य ने क्या किया है, अपने फायदे के लिए लगातार पेड़ काटने शुरू कर दिए हैं। तो काफी दिक्कत हमको यहाँ पर देखने मिली है। गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ रही है, तो कितने सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जो स्तर है वो लगातार ही बढ़ता चला जा रहा है, ये तो आपको भी पता है। तो कहने का मतलब क्या है, अविकसित देश चाहते हैं, हाँ, इसमें इन्होंने इस चीज को क्यों बोला, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज थी ना वो ये कह रहे थे कि जितना भी जो हमारा पॉल्यूशन हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अनडेवलप कंट्रीज की वजह से ही हो रहा है। उन्होंने सारा इल्जाम जो अविकसित देश होते हैं उनके ऊपर ही डाल दिया। लेकिन जो अनडेवलप कंट्रीज है उन्होंने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितना भी पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ डेवलप कंट्रीज ही है। क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े कारखाने लगा रखे हैं, कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने चिमनियां लगा रखी हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें लगा रखी हैं, जहां पर वो अपने प्रोग्रेस के लिए कुछ ना कुछ सामान बनाते रहते हैं। और इसी वजह से मतलब उन्होंने सारा इल्जाम जो है वो हमारे अनडेवलप कंट्रीज पे डाल दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो विकसित देश होते हैं, जो डेवलप कंट्रीज होती हैं, उन्हीं के पास तो जितना पैसा होगा उतना ही तो कारखाने बनाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाई जाए जो कि इन देशों की जो मनमानी चल रही है, जो कारखानों का इतना अंधाधुंध प्रयोग करते जा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, ताकि हमारा विकास भी इसमें थोड़ा सा हम भी अपना योगदान दे सके, ताकि हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वो भी हट सके और हमारे डेवलपमेंट के लिए भी ये व्यवस्था काम करे। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी चीज की बात करें तो वो है हमारा तकनीक की बात करते हैं, टेक्निक की बात भी करते हैं। तो याद रखिए, आपको भी पता है किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसका विकास तभी होगा जब उसके पास नई टेक्नोलॉजी होगी, नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी। अगर आज गरीब देश, जो अविकसित, जो अनडेवलप कंट्रीज हैं, वो विकास नहीं कर पाई हैं, तो इसके पीछे एक ही वजह है, वो ये है कि उनके पास नई तकनीक नहीं है, पुरानी तकनीक ही उनके पास मौजूद है। और वैसे भी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करने के लिए और अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए तो हमारे पास नई तकनीक का होना जरूरी है। अब बात क्या है, अब जो हमारे अनडेवलप कंट्रीज हैं उनके पास तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छी वाली तकनीक नहीं है उनके पास, तो क्या है, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है
कि वो विकसित देशों से यानी कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके साथ जाके उनसे तकनीक को मांगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे यही आती है कि जब वो विकसित देशों से तकनीक मांगने के लिए जाते हैं या खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो डेवलप कंट्रीज है वो क्या करते हैं, जो हमारे व्यापारिक और आर्थिक समझौते होते हैं ना, उस पर हस्ताक्षर कर लेते हैं और हस्ताक्षर करवा के उसमें कुछ शर्तें लिख देते हैं कि अगर तुम ये शर्तें पूरी करते हो तभी हम तुमको नई तकनीक देंगे। तो उनको कितना वो चीज है कि उनको मजबूरी में क्या, देखो जितनी भी शर्तें रखी गई होंगी वो जिसने रखी है वो उसने अपने फायदे के लिए रखी होंगी ना, तो इसमें उनको कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा ये अब आराम से अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो वो है निर्णय निर्माण की बात। देखिए निर्णय निर्माण में क्या है कि आज आप भी देखते हो और सभी को पता है कि जो डेवलप कंट्रीज होती है उन्होंने, जैसे कि हमारा वर्ल्ड बैंक है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जो हमारा विश्व व्यापार संगठन जैसे कुछ संगठन हमारे जो है बनाए गए हैं ताकि वो आर्थिक रूप से सभी की मदद कर सकें, ठीक है, बनाए गए हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि इन सभी संगठनों पर जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने अपना प्रभाव जमा के रखा हुआ है और जितना भी वो उनसे काम करवाते हैं वो अपने फायदे के लिए करवाते हैं। यानी जो संगठन सभी देशों को जो है वो आर्थिक सहायता देने के लिए बनाए गए थे वो उनकी सहायता करते ही नहीं है, वो सिर्फ जो डेवलप कंट्रीज है उन्हीं की ही सहायता करते हैं। तो इसीलिए विकसित देश, जो हमारे अविकसित देश थे, उन्होंने बोला कि भाई अब बहुत हो चुका है, अब हम एक नई इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाओ भाई, जो कि सिर्फ हमारे लिए ना ही हमारे लिए काम ना करे, सभी के लिए काम करे। लेकिन जो हमारी जो भी संगठन थे उनसे उनको छुटकारा मिले, उनको स्वतंत्र किया जा सके, उसमें उनको अधिक से अधिक लोकतंत्रीय उनको बनाया जाए और उनमें पारदर्शिता भी लाया जाए ताकि वो हमारे लिए बाद में काम कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा कि व्यापार की सुरक्षा और संस्थागत चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। व्यापार की सुरक्षा। जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको देखो, आपको भी पता है कि आज जो विकसित देश हैं जब भी कोई आयात या निर्यात करते हैं किसी भी चीज का तो वो अपनी मर्जी से ही सीमा शुल्क लगाते हैं, अपनी मर्जी से ही पैसा वसूल करते हैं या उस चीज का दाम लगाते हैं कि भाई इतने में ही हम तुमको देंगे और इतने में ही हम तुमसे सामान को लेंगे। ठीक है, वो डिसाइड कर लेते हैं। तो दिक्कत तो यही आती है ना। देखो जो गेट है, आपको भी पता है, आपने इसको सुना होगा GATT, इसको हम जो है वो गेट कहते हैं। ये एक संगठन है, इसको बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, ताकि ये व्यापार से संबंधित कुछ नियम तय कर दे कि इतने में तुम आयात करोगे और इतने में तुम निर्यात करोगे, मतलब कुछ नियम तय करने के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो हमारी डेवलप कंट्रीज हैं वो इसका कहना बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। इसने जो नियम तय करे हैं बिल्कुल परवाह नहीं करती है, इग्नोर करती है और अपनी मर्जी से ही आयात और निर्यात में अपने मर्जी से ही जो भी सीमा शुल्क होता है वो लगा देती है। ऊपर से जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने व्यापार में बहुत ही कंपटीशन सा बढ़ा दिया है। अब जो अविकसित देश है उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अच्छा पदार्थ कहाँ से बनाएंगे, ना ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और ना ही अच्छी प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो व्यापार में कंपटीशन भी तो नहीं कर सकते है ना। देखिए इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि अखाड़े में 2 पहलवान हैं, एक पूरा हट्टा कट्टा है और दूसरा सामने पतला दुबला है, तो वो वैसे भी उसके से लड़ने नहीं जाएगा। दूसरी जो पतला दुबला है उसके पास क्या है, खाने पीने के लिए भी नहीं है उसके पास जिससे वो अपने आप को बढ़ा सके। जो पहले से कमजोर है उसको ताकतवर बनने के लिए सामान भी नहीं है, तो वो क्यों उसके सामने कैसे कंपटीशन कर सकता है। तो वही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। अविकसित देश पहले से ही गरीब होते हैं, ऊपर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं है जिससे वो अपने आप को अविकसित कर सके, अमीर कर सके, तो कैसे व्यापार में कंपटीशन कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कहते हैं कि भाई बनाओ जो कि व्यापार की सुरक्षा के कुछ अच्छे नियम बनाए ताकि हम भी व्यापार कर सके और अपना डेवलपमेंट हम आराम से कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो वो है संस्थागत परिवर्तन, यानी कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की बात हो रही है। ठीक है, संस्थागत परिवर्तन।
क्या है कि हमारे वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियमित करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन अनडेवलप्ड कंट्रीज का ये आरोप है कि ये जो संस्थाएं बनाई गई हैं, ये जो नियम बनाए गए हैं, वो पक्षपाती हैं। पक्षपाती इसलिए है क्योंकि ये डेवलप कंट्रीज के लिए काम करती हैं। इनको हमारे लिए काम करना चाहिए, यानी हमारे लिए भी काम करना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं करती हैं। वो सिर्फ जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्हीं के लिए काम करती हैं। जैसे हमारी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, विश्व बैंक हमारा आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व व्यापार संगठन है, यूनेस्को है। इनकी भी एक दिक्कत है। ये जो संगठन है ये चाहते हैं कि हम गरीब देशों की मदद करें, लेकिन इन पर कंट्रोल करके रखा है डेवलप कंट्रीज ने, तो चाहे चाहे ना चाहे उनको उन्हीं के लिए ही काम करना पड़ता है। अब तो उनकी दिक्कत तो हो गई, लेकिन प्रॉब्लम तो हमारे अनडेवलप कंट्रीज को हो रही है ना। तब उन्होंने बोला कि एक नई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बनाओ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को बनाओ भाई, जो हमारे लिए काम कर सके, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी चीज हमारी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो जो हमारी अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी पता है, वो चाहती हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, अपना सामान खुद बनाएं, किसी से हम मांगने ना जाएं, किसी से हम खरीदने के लिए ना जाएं। उनको पता है दूसरे देशों से चीजें खरीदेंगे तो हमारे सारे पैसे चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम अपनी चीजों का प्रोडक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा और अच्छा से अच्छा अपने आप ही करें हम, ताकि आत्मनिर्भर बन सके, किसी पर भी हमें डिपेंड ना होना पड़े, ठीक है। ये जो है हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारे जो विकसित देश हैं उनकी ये मांग है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, उनको भी पता है, क्योंकि क्या होता है कि जब ये किसी जो भी कोई हमारा विकसित देश होता है उनसे कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो मुंह मांगा दाम मांगते हैं, और इनके पास कोई चारा तो होता नहीं है, क्योंकि उनको प्रोग्रेस करने के लिए जो चीजें चाहिए वो दूसरे देश से ही मिलेंगी। अब जो वो दाम मांगेगा वो उनको खरीदना ही पड़ रहा है। आज के टाइम पे कोरोना की बात ले लीजिए, चाहे कोई दवाई हो, चाहे कोई वैक्सीन हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर है, हमको पता है कि हमको चाहिए ही चाहिए, तो लोग 90,000 कितने हजार पैसे सिर्फ एक गैस सिलेंडर के जो है वो मांग रहे हैं, ठीक है। हम लोग खरीदने पड़ रहे हैं हम लोगों को। उसी प्रकार से इन लोगों की भी यही हालत है कि जिंदा रहने के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको किसी भी कीमत पर उनको खरीदना ही पड़ रहा है। और इनको डेवलप जो है वो अपने विकास करने के लिए किसी दूसरे देश से जो है वो सामान खरीदना पड़ रहा है, तो उनकी भी मजबूरी है। अगर वो सामान नहीं खरीदेंगे तो अपने विकास कैसे करेंगे, तो उनको मुंह मांगा दाम जो है वो देना पड़ता है। इसी वजह से क्या होता है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार ही गिरती चली जा रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसी इनके लिए संस्था बने, कोई व्यवस्था की जाए जो इनको इस चीज से छुटकारा दिला सके और वो सेल्फ डिपेंड बन सके, अपना इनका विकास कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कृषि। 4 5 6 7 पॉइंट्स हो गए थे आई थिंक, ओके। 8 पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, वो है कृषि, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। चलिए, कृषि में क्या होता है कि आपको भी पता है, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो विकासशील देश होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही टिकी हुई होती है, ठीक है। हमारी जो एग्रीकल्चर होता है उसी पर ही उनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई होती है। और आज भी वो कृषि करने की जो तरीका है, जो विधि है, उनकी पुरानी ही है। जो तरीका पहले से यूज करते आए हैं उसी तकनीक से आज भी वो अपने कृषि को लगातार ही करते चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, आज के टाइम पे भूमि स्वामित्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो विकसित देश है उन्होंने भूमि पर पूरा अधिकार कर लिया है, और उन्होंने बोला है कि अगर तुमको भूमि चाहिए तो इतने पैसे दे दो, ठीक है। अब इनके पास कोई चारा तो है नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि उनको दूसरे देशों को जो भूमि है, जो कुछ भी चीजें है, ठीक है, उनको उस चीज को लेना ही पड़ता है। जो वो बोलते हैं उनको उनकी बात को जो है स्वीकार करना ही पड़ता है। अब कृषि से रिलेटेड और क्या चीज कह सकते हो आप इसमें, ठीक है। देखो, उनको क्या है, कृषि से यानी कि हमारे जो डेवलप कंट्रीज हैं, कृषि में जो भी चीजें मांगते हैं, ठीक है, जितना पैसा मांगते हैं, ठीक है, उनको पूरी तरह से देना ही पड़ता है। अब देखिए, जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही पूरी तरह से टिकी हुई है और उसमें ही विकास नहीं हो पा रहा है, तो उनका कैसे विकास होगा माफ कीजिएगा। हमारे देश में देखो, हम लोग की चीज कह सकते हैं, हमारा एक परिवार के एग्जांपल लूं मैं यहाँ पर। पूरा परिवार है, घर में सिर्फ पापा ही हैं,
बाकी 2 बेटियां हैं, मान लो 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी हैं, और पापा ही हैं जो काम पे जाते हैं। अगर पापा को ही कुछ हो जाए तो बेटियां अपना कैसे जिंदा रहेंगी, कैसे, कहाँ से लाएंगी? छोटी छोटी बात कर रही हूँ, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी लड़कियां क्या कैसे क्या कर लेंगी। और इसी तरह से हम जो है हमारा इसमें भी कर सकते हैं कि कृषि ही तो उनका मेन सोर्स है पैसों का। अगर वही नहीं होगा तो वो उनका विकास कैसे होगा? ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अच्छी समझ में आ गया होगा कि कृषि से संबंधित भी हमें काफी सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद एक और पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, वो है साधनों का अंधाधुंध प्रयोग करना। साधनों का अंधाधुंध प्रयोग करना। देखिए क्या है, जो अविकसित देश हैं उनका कहना है कि जो हमारे डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, लगातार जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका प्रयोग करती जा रही हैं। ऊपर से क्या करते हैं, जो विकसित देश होते हैं, जो डेवलप कंट्रीज होती है, वो क्या करती हैं, अपने प्राकृतिक संसाधनों को तो बचा के रखती हैं, लेकिन जो अविकसित देश है उनके प्राकृतिक संसाधनों को लगातार ही खर्च करते चले जा रहे हैं, प्रभाव बनाकर। तो फिर अविकसित देशों का कहना है कि अगर इसी तरह से ही हमारे प्राकृतिक संसाधनों को ये देश खर्च करते चले जाएंगे तो कैसे चलेगा, इसलिए इसको रोकना जरूरी है। अगर ऐसे ही हमारे प्राकृतिक संसाधनों को ये खर्च करते जाएंगे तो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, उसके लिए तो प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल ही नहीं बचेंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई अब कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो हमें इस चीज से छुटकारा दिला सके। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं वो हमारे पास ही रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है निश्चित आय, निश्चित जीवन स्तर और निश्चित आय। आजकल ये इसमें लिख सकते हो कि आजकल ये देखने में आया है कि जो हमारी अविकसित देश होते हैं उनकी प्रति व्यक्ति जो सैलरी है, जो प्रति व्यक्ति आय है, वो बहुत ही ज्यादा कम है। देखिए जो हम बात करें तो इसमें एक चीज कह सकते हो, एक तरफ हमारा विकसित देश है, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये विकसित देश है और ये हमारा विकासशील देश है। अब टॉपिक हमारा ये चल रहा है कि निश्चित आय की बात यहाँ पर चल रही है, निश्चित सैलरी की बात चल रही है। तो दिक्कत क्या है, वो ये है कि जो हमारी कंट्री, जो हमारी अविकसित देश में जो लोग रहते हैं उनके प्रति व्यक्ति जो आय है वो बहुत ही ज्यादा कम है। कितनी है? अविकसित देश जो होते हैं उनकी 100 पाउंड जो है सैलरी है, ठीक है, प्रति व्यक्ति जो आय है वो 100 पाउंड है। लेकिन जो विकसित देश हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनकी प्रति व्यक्ति जो आय है ना वो 3000 से 4000 पाउंड है। कितना डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि जो अविकसित देश होते हैं उनकी सैलरी बहुत ही कम होती है और उस प्रकार से उनका जीवन स्तर भी बहुत ही कम होता है। जो हमारे पूरे दिनचर्या में जो चीज़ें हमारे को दैनिक ज़रूरतें होती हैं वो भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए अविकसित देशों का ये कहना है, आरोप है या मांग है, कुछ भी कह लो, कि वो कहते हैं भाई कोई एक ऐसी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाओ जो सब कुछ जो है वो एक लेवल पर सबको एक आंख से देखे, सबको समान रूप से देखे और सभी के लिए समान रूप से ही वो काम करे। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार से हमारे ये 10 पॉइंट हैं जो मैंने इसके सिद्धांत या विचार जो टॉपिक है उसमें ये टॉपिक आते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरे 10 पॉइंट्स को मैंने इसमें कवर करवाया है। और लास्ट में जरूर याद रखिएगा कि कंक्लूजन मत लिख के कंक्लूजन भूलिएगा मत। पक्का ही आपको कंक्लूजन लिख के आना है, क्योंकि कंक्लूजन हमारा पूरा 2 मार्क्स का होता है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप कंक्लूजन को पक्का ही लिख कर आए। एंडी तक मेरी बात को सुन रहे हो, ठीक है, आप मेरे साथ बने हुए हो, तो इसकी पूरी गारंटी है कि आपको टॉपिक और जो वीडियो है पसंद आया है। तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दूसरे जो लोगों की मदद करने की अगर आपकी आदत है तो दूसरे लोगों को भी इस टॉपिक जिसको दिक्कत आ रही है उसको शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी इस वीडियो का पूरे मटेरियल का जो भी मैंने बताया है उसका पूरा फायदा उठा सके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।